हेलो एवरीवन। तो हम लोग अगस्त की विजन आईएएस मंथली मैगजीन जो है उसका आईआईआर का 8th टॉपिक देखेंगे। चीन ताइवान मुद्दा, चाइना ताइवान इशू। देखिए, हम लोग अगस्त और सितंबर की अब साथ में करेंगे क्योंकि अगस्त की भी बची हुई है और सितंबर की भी स्टार्ट कर देंगे, तो दोनों साथ साथ चलेंगे। तो चीन ताइवान मुद्दा क्या है? देखिए, हाल ही में अमेरिकी स्पीकर ने ताइवान द्वीप की यात्रा की, जिससे उस द्वीप की स्थिति पर तनाव बढ़ गया। चीन इस पर दावा करता है कि इसलिए इस यात्रा से अमेरिकी चीन संबंधों में तनाव बढ़ने की संभावना है। देखिए, जो ताइवान है उस पर क्या है, चाइना अपना दावा करता है कि उसका हिस्सा है। तो जो अमेरिकी स्पीकर थे उन्होंने क्या है कि ताइवान द्वीप में वो गए, वहाँ की यात्रा की। तो क्या है कि जो अमेरिका चाइना है उनमें टेंशन तनाव बढ़ बढ़ सकता है इससे। चीन ताइवान संघर्ष की पृष्ठभूमि देखेंगे अब। पहले देखते हैं, क्या आप जानते हैं दुनिया के अधिकांश दैनिक उपयोग वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे फ़ोन, लैपटॉप, घड़ियां, गेम कंसोल आदि ताइवान में बने कंप्यूटर चिप्स द्वारा संचालित होते हैं। तो देखिए, ताइवान भी अच्छा डेवलप है। मतलब कि जो भी हम उपकरण यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन, लैपटॉप, घड़ी जिस पर मैं वीडियो बना रही हूँ आप देख रहे हैं, उसकी जो कंप्यूटर चिप होती है वो वहीं बनती है। ठीक है। इस मामले में ताइवान की कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टीएसएमसी का दुनिया में आधे से अधिक बाजार पर कब्जा है। ये देखिए। अब देखिए कि चीन ताइवान संघर्ष की पृष्ठभूमि। ताइवान चीन के दक्षिण पूर्वी तट में 100 मील की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। ताइवान कहाँ है? जो चीन है उसके दक्षिण पूर्व में उसके तट से 100 मील की दूरी पर एक आइलैंड है, द्वीप है। ताइवान जल डमरू मध्य इसे चीन से अलग करता है। ठीक है। जो ताइवान जल डमरू मध्य है वो इसे चाइना से अलग करता है। गौरतलब है कि ताइवान को पहले फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता था। देखिए, ताइवान का पुराना नाम था फॉर्मोसा। ताइवान पहली बार 17वीं शताब्दी में पूर्ण चीनी नियंत्रण में आया, जब क्विंग क्विंग राजवंश ने इस पर प्रशासन शुरू किया। फिर 1895 में पहले चीन जापान युद्ध में हार के बाद उन्होंने यह द्वीप जापान को सौंप दिया। तो देखिए, ताइवान क्या है, पहले चाइना के साथ नहीं था, लेकिन क्या है 17वीं शताब्दी में वो चीन के नियंत्रण में आया था। ठीक है, जब क्विंग राजवंश ने इस पर प्रशासन शुरू किया था। फिर 1895 में क्या हुआ, पहले चीन जापान युद्ध में, जब चीन जापान युद्ध हुआ था उसमें क्या है, हार के बाद उन्होंने यह द्वीप जापान को दे दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद 1945 में चीन ने फिर से इस द्वीप पर कब्जा कर लिया। तो 1945 के बाद क्या हुआ, चीन ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया जब जापान की हार हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। वर्ष 1949 में चीन ने गृहयुद्ध के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई। ठीक है। और उन्होंने बीजिंग पर अधिकार कर लिया। च्वांग काई शेक और राष्ट्रवादी पार्टी, जिसे कुओमिंगतांग ने के नाम से जाना जाता है, भागकर ताइवान चले गए, जहां उन्होंने अगले कई दशकों तक शासन किया। तो क्या हुआ कि जब 1949 में चीन में गृहयुद्ध हुआ था, उसके बाद क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वहाँ की वो जीत गई। ठीक है। और उन्होंने बीजिंग पर अधिकार कर लिया। तो जो राष्ट्रवादी पार्टी थी, जो चांग काई शेक और राष्ट्रवादी पार्टी जिसे कोमितांग भी कहते थे, उन्होंने भागकर क्या किया, ताइवान चले गए। उन्होंने कई दशकों तक वहाँ पे शासन किया। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और वो वहाँ रहे, और जो राष्ट्रवादी पार्टी थी वो चाइना में चले गए, सॉरी ताइवान में चले गए। चीन इस इतिहास का हवाला देते हुए कहता है कि ताइवान मूल रूप से एक चीनी प्रांत है। तो देखिए, चाइना तो अपने पास पास आसपास जितने क्षेत्र है वो कहता है सब चाइना है। एक आगे आगे कहेगा कि पूरा वर्ल्ड ही चाइना है। तो तो क्या कहता है कि वो ये हिस्ट्री को बता के बोलता है कि ताइवान मूल रूप से एक चीनी प्रांत था। हालांकि ताइवानी उसी इतिहास की इशारा करते हुए तर्क देती है कि वे उस आधुनिक चीनी राज्य का हिस्सा नहीं थे जो 1941 में माओ के अधीन स्थापित किया गया था। तो जो ताइवानी है वो बोलते हैं कि मतलब जो आधुनिक चीनी राज्य बना था वो उसका हिस्सा नहीं थे। जो 1945 में माओ के अधीन स्थापित किया गया था वो उसका हिस्सा नहीं थे, इसलिए वो चाइना का हिस्सा नहीं है। चीन अन्य देशों पर ताइवान को मान्यता ना देने या ऐसा कुछ भी करने के लिए कूटनीतिक दबाव डालता है जिससे ताइवान को मान्यता प्राप्त हो। ठीक है। तो अगर कोई भी देश ताइवान को मान्यता देता है तो चीन क्या है, उसको आंख दिखाता है, कूटनीतिक दबाव डालता है उस पर। वर्तमान में केवल 13 देश वेटिकन सहित ताइवान को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता देते हैं। तो देखिए, उसका इतना प्रभाव है कि देश, सिर्फ 13 देश ही ताइवान को संप्रभु देश के रूप में मान्यता देते हैं। ताइवान के लिए अमेरिकी नीति क्या है? ताइवान द्वीप अमेरिका के अनुकूल क्षेत्र की तथाकथित फर्स्ट आइलैंड चेन का हिस्सा है। ठीक है। तो तो देखिए, जो ताइवान द्वीप है वो अमेरिका के अनुकूलन क्षेत्रों की जो एक फर्स्ट आइलैंड चेन है, बताऊंगी क्या, उसका एक ताइवान हिस्सा है। ठीक है। इस सूची में वे देश हैं जो अमेरिकी विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण है। वो देश आते हैं जो अमेरिकी
फॉरेन उसकी नीति के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी के लिए। अमेरिका वर्तमान में एक चीन नीति, वन चाइना पॉलिसी का पालन करता है। यह नीति केवल एक पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार को मान्यता देती है, जिसके साथ अमेरिका के औपचारिक राजनयिक संबंध है। तो लेकिन जो अमेरिका क्या है, वो क्या है, वन चाइना पॉलिसी को भी मानता है, ठीक है। तो वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि केवल एक पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार है, ठीक है, जिसके साथ अमेरिका के औपचारिक राजनयिक संबंध है। अब यहाँ पे देंगे फर्स्ट आइलैंड चेन क्या है, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट आइलैंड चेन में कुरिल द्वीप समूह, जापानी द्वीप समूह, रियूकू द्वीप, ताइवान, उत्तर पश्चिम फिलीपींस शामिल है। ये चेन बोर्नियो तक विस्तारित है। ये चेन रक्षा की पहली पंक्ति है और पूर्वी चीन सागर, फिलीपीन सागर, दक्षिण चीन सागर और सुलू सागर के बीच समुद्री सीमाओं के रूप में कार्य करती है। तो ये क्षेत्र आते हैं फर्स्ट आइलैंड चेन में। इस चेन में बाशी चैनल और मियाको जलडमरू मध्य स्थित है। ये चीन के लिए महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स हैं, ठीक है। चोक पॉइंट्स वो होते हैं कि अगर उनको रोक दिया जाए तो मतलब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ट्रेड्स के लिए, शिप जाने के लिए। उनको रोक दे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गया। तो ये जो नाम बता रही हूँ ये आप जाके मैप में देखिए। चोक पॉइंट ऐसा सामरिक संकीर्ण मार्ग होता है जिसके माध्यम से उस क्षेत्र की आवाजाही को बाधित किया जा सकता है। मैंने बताया ना, उस क्षेत्र को रोक दे तो क्या है, आवाजाही बाधित हो जाएगी। तो इस चेन में जो बाशी चैनल और मियाको जलडमरू मध्य स्थित है। ये चीन के क्या है, महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है जो फर्स्ट आइलैंड चेन है, ठीक है। ठीक है, कहाँ पे थे हम। यह वर्ष 1951 में अमेरिका द्वारा तैयार की गई आइलैंड चेन स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। इसमें पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के नौसैनिक अड्डों की श्रृंखला बनाकर तत्कालीन सोवियत संघ, यूएसएसआर और चीन को रोकने का प्रयास किया गया था। इसका उद्देश्य इन देशों की समुद्र तक पहुंच को रोकना था। तो देखिए 1951 में अमेरिका द्वारा तैयार की गई जो एक आइलैंड चेन स्ट्रेटजी थी उसका हिस्सा था। मतलब उसको क्या था, वो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक अड्डों की एक श्रृंखला बनाना चाहता था, किसको, यूएसएसआर जो था, चाइना को रोकने के लिए, ठीक है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की समुद्र तक पहुंच को रोकना था, ठीक है। अब आइलैंड चेन स्ट्रेटजी आप सामने देख सकते हैं, ठीक है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ये जो एग्जिस्टिंग आइलैंड चेन है, ठीक है, और प्रपोज आइलैंड चेन है, आप देख सकते हैं डार्क ब्लैक से और ब्लू से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आइलैंड चेन है या सेकंड आइलैंड चेन है, थर्ड आइलैंड चेन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हबनटोटा श्रीलंका, ठीक है, डियागो गार्सो ब्रिटिश टेरिटरी, फोर्थ आइलैंड आइलैंड चेन है, फिफ्थ आइलैंड चेन है, ठीक है, जिबूती से, और ग्वादर पाकिस्तान से। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर चेन्स है। देखिए, हालांकि अमेरिका ने ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंधों को बनाए रखा है, वह अपने ताइवान रिलेशन एक्ट 1979 के तहत ताइवान की पर्याप्त आत्मरक्षा क्षमताओं को बनाए रखने के लिए उसे हथियार स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करता है। देखिए अमेरिका क्या कर रहा है, चाइना की वन चाइना पॉलिसी को भी सपोर्ट कर रहा है और ताइवान के साथ भी उसके अनौपचारिक संबंध है। उसके अपने ताइवान रिलेशन एक्ट जो था 1979 के तहत ताइवान की पर्याप्त मतलब आत्मरक्षा, उसकी मतलब रक्षा क्षमताओं को बनाए रखने के लिए उसे हथियार और स्पेयर पार्ट्स देता है, ठीक है। ये भी अमेरिका करता है। देखिए ज़्यादातर देश क्या करते हैं ना, अपने हथियार वगैरह बेच के फ़ायदा उठाना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात। अमेरिका ताइवान के लिए अब तक का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता रहा है और एक सामरिक अस्पष्टता की नीति का पालन करता है। इसका अर्थ है कि अमेरिका जानबूझकर स्पष्ट नहीं कर रहा है कि वह हमले की स्थिति में ताइवान की रक्षा करेगा या नहीं। तो देखिए जो अमेरिका है वो ताइवान को बहुत मतलब सबसे बड़ा उसको हथियार आपूर्ति करता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हथियार उसे प्रोवाइड कराता है और एक सामरिक अस्पष्टता रखता है। मतलब ये नहीं बताता है कि अगर उस ताइवान पे हमला होता है तो उसका साथ देगा या नहीं देगा, ठीक है। अब एक चीन नीति क्या ये साइड में दिया, हम देख लेते हैं। यह नीति इस तथ्य को की स्वीकृति है कि अलग अलग चीनी राज्यों की बजाय चीन की केवल एक ही सरकार है। मतलब कि ताइवान और चाइना की अलग अलग सरकार नहीं, एक चीन की एक ही सरकार है। इसके अलावा इस सिद्धांत के तहत विश्व के देश ताइवान, तिब्बत, हांगकांग, शिनजियांग जैसे विवादित राज्य क्षेत्रों को चीनी मुख्य भूमि का ही एक अविभाज्य हिस्सा मानते हैं, ठीक है। तो ये जो है ताइवान, तिब्बत, हांगकांग और शिनजियांग, ठीक है, इसको क्या है, वो मानते हैं कि चीनी मुख्य भूमि का एक हिस्सा है क्योंकि ये विवादित क्षेत्र है। तो ये वन चाइना पॉलिसी है, अच्छे से समझ लीजिए, आज पूछा जा सकता है। अब देखिए देखते हैं ताइवान पर भारत का रुख क्या है। भारत ने 1949 में एक चीन नीति का पालन किया है जो ताइवान और तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार करती है, ठीक है। जो भारत है उसने क्या है 1949 में एक चीन नीति को माना था, ठीक है, जो क्या है ताइवान और तिब्बत को क्या है चीन के हिस्से के रूप में मानती है।
भारत के ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। हालांकि 1995 में दोनों पक्षों ने एक दूसरे की राजधानियों में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किए जो वास्तविक दूतावास के रूप में कार्य करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत और ताइवान के रिलेशन क्या है। तो देखिए, वो मानता तो वन चाइना पॉलिसी है, लेकिन क्या है, उसके औपचारिक राजनयिक संबंध तो नहीं है ताइवान के साथ भारत के। लेकिन 1995 में दोनों ने क्या किया था, एक दूसरे की जो राजधानी थी उसमें प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया था। प्रतिनिधि कार्यालय जो वास्तविक दूतावास के रूप में ही कार्य करता है। भारत की एक्ट ईस्ट विदेश नीति के एक भाग के रूप में भारत सरकार ताइवान के साथ वार्ता को सुविधाजनक बनाते हुए बढ़ावा देती है। तो भारत क्या है, भारत की क्या एक्ट ईस्ट नीति, ठीक है, इसके रूप में क्या है, भारत ताइवान के साथ वार्ता करना चाहता है। उदाहरण के लिए नई दिल्ली में भारत ताइपे एसोसिएशन ITA और ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र TECC एक्सचेंज स्थापित है, ठीक है। उसके साथ कई सारे वो कर रहा है एसोसिएशन, ये सब भागीदारी कर रहा है भारत। तो नई दिल्ली में भारत ताइपे एसोसिएशन, ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र एक्सचेंज है। भारत एक कूटनीतिक तर्क के लिए इस नीति का उपयोग करता है। इस तर्क के अनुसार यदि भारत एक चीन नीति में विश्वास करता है तो चीन को भी एक भारत नीति में विश्वास करना चाहिए, ठीक है। भारत कह रहा है कि मतलब चाइना तो हमारे हमेशा बॉर्डर पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, तो अगर हम एक चीन नीति मानते हैं तो चीन को भी एक भारत नीति माननी चाहिए। भारत ने 2008 के बाद से आधिकारिक बयानों और संयुक्त घोषणाओं में इस नीति का उल्लेख करना बंद कर दिया है। लेकिन भारत क्या है, जो वन चाइना पॉलिसी है उसका 2008 के बाद से जो भी आधिकारिक बयान देता है, संयुक्त घोषणाएं होती हैं, उसमें उसने इस नीति का उल्लेख करना बंद कर दिया है, वन चाइना पॉलिसी का। भारत ने चीन द्वारा भारतीय नागरिकों को स्टेपल वीज़ा जारी करने के विरोध में इसका उल्लेख करना बंद कर दिया। तो भारत ने ऐसा क्यों किया है, जो चाइना क्या करता है, जो भारत के नागरिक है कश्मीर वगैरह के, उन्हें स्टेपल वीज़ा देता है, ठीक है। तो इसके विरोध में उसने ये किया। चीन द्वारा ये वीज़ा जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को जारी किया जाता है। तो जो जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के निवासी हैं उनको जारी किया जाता है स्टेपल वीज़ा। क्यों भाई, उनको अकेले क्यों जारी किया जाता है, तो ये गलत है ना। तो इसके विरोध में वन चाइना पॉलिसी का भारत 2008 के बाद उल्लेख नहीं करता। हालांकि ताइवान के साथ भारत के संबंध अभी भी सीमित है, बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं है, सीमित संबंध है अभी भी। अब देखिए अभी की न्यूज़। हाल ही में चीन ने हांगकांग पर पुनः नियंत्रण की 25वीं वर्षगांठ मनाई है। इस दौरान उसने वन कंट्री टू सिस्टम के तहत हांगकांग पर चीन के नियंत्रण पर बल दिया है। तो चीन ने क्या है, हांगकांग पर पुनः नियंत्रण करने की 25वीं वर्षगांठ मनाई। इस दौरान उसने क्या है, वन कंट्री टू सिस्टम मतलब हांगकांग में अलग सिस्टम, चाइना में अलग सिस्टम के तहत हांगकांग पर चीन के नियंत्रण पर बल दिया। OCTS के बारे में, वन कंट्री टू सिस्टम के बारे में, इसे मूल रूप से चीन और ताइवान को एकजुट करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन ताइवान ने इसे अस्वीकार कर दिया। देखिए जो वन कंट्री टू सिस्टम है, ठीक है, एक कंट्री लेकिन दो अलग अलग सिस्टम, इसे मूल रूप से क्या है, चीन और ताइवान को एकजुट करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन ताइवान ने इसे मानने से मना कर दिया, ठीक है। यह विचार तब फिर से आया जब चीन ने ब्रिटेन और पुर्तगाल के साथ वार्ता शुरू की। पूर्व में ब्रिटेन और पुर्तगाल क्रमशः हांगकांग और मकाओ पर औपनिवेशिक शासन कर रहे थे, ठीक है। ये जो विचार था तब सामने आया जब क्या है, चाइना ने ब्रिटेन और पुर्तगाल से बात शुरू की, ठीक है। हांगकांग जो था वो ब्रिटेन का और जो मकाओ था वो पुर्तगाल उनका औपनिवेशिक शासन था यहाँ पे। चीन के अनुसार इस प्रणाली के तहत मुख्य भूमि चीन का भाग होते हुए भी हांगकांग और मकाओ की भिन्न आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियाँ हो सकती हैं। चीन का इसके अनुसार कहना था कि क्या है, ये हांगकांग और मकाओ जो है वो चीन का ही पार्ट है, ठीक है, मेनलैंड का, लेकिन क्या है, इनकी भिन्न आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियाँ हैं। दोनों क्षेत्र चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बन गए। इनकी अपनी भिन्न मुद्राएं, आर्थिक और कानूनी प्रणालियाँ, ये है तो चीन का पार्ट, ठीक है, मतलब वो मानता है कि चीन के पार्ट है, चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं बन गए उसके बाद, ठीक है। और लेकिन इनकी अपनी अलग जो करेंसी थी और आर्थिक और कानूनी प्रणालियाँ थी। हालांकि रक्षा और विदेश मामलों पर चीन निर्णय लेता है, लेकिन इनके रक्षा विदेश मामले चीन के उसमें आते हैं, कंट्रोल में। इसके अलावा हांगकांग के पास सभा करने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। साथ ही कुछ लोकतांत्रिक अधिकार भी है जो मुख्य भूमि चीन में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। हांगकांग में क्या है, सभा करने की या उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जो चाइना है मेनली, उसमें ये अधिकार नहीं है। इस स्वतंत्रताओं को मूल कानून द्वारा संरक्षित किया जाता है। मूल कानून एक लघु संविधान है, ये हांगकांग और चीन के बीच संबंधों का मार्गदर्शन करता है। तो जो ये जो स्वतंत्रता है वो मूल कानून है इनका, उसके द्वारा इसको प्रोटेक्ट करते हैं। मूल कानून क्या है, एक लघु संविधान है, ये हांगकांग चीन के बीच संबंधों का मार्गदर्शन करता है कि इनके संबंध कैसे रहेंगे। मूल कानून 50 वर्षों के लिए मान्य है, ये हांगकांग के लिए वर्ष 1947 तक और
सॉरी 20,000, सॉरी हम क्या बोल रहे हैं, सॉरी 2047 तक, और मकाऊ के लिए 2049 तक मान्य होगा। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इस अवधि के बाद क्या होगा। ठीक है, तो ये जो कानून है 50 ईयर्स के लिए है, ठीक है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि इस अवधि के बाद इनका मतलब हांगकांग और मकाऊ का आगे क्या होगा। हांगकांग और मकाऊ के बारे में, प्रथम अफीम युद्ध के बाद वर्ष 1842 में अंग्रेजों ने हांगकांग पर अधिकार कर लिया था। जो प्रथम अफीम युद्ध हुआ था उसके बाद अंग्रेजों ने क्या है, हांगकांग पे अधिकार किया था। वर्ष 1898 में ब्रिटेन और चीन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत अंग्रेजों को हांगकांग के आसपास के द्वीप 99 वर्षों के लिए पट्टे लीज पर दे दिए गए। ठीक है, पहले क्या है, ब्रिटेन का इस हांगकांग पे अधिकार था, लेकिन 1898 में ब्रिटेन और चीन में एक समझौता हुआ। इसके तहत अंग्रेजों को क्या है, हांगकांग के जो आसपास के द्वीप थे वो 99 वर्षों के लिए लीज पे दे दिए गए थे। दूसरी ओर मकाऊ पर 1557 ईस्वी से पुर्तगालियों का शासन था। मकाऊ पे पुर्तगालियों का शासन था, जो वर्ष 1980 के दशक में चीन ने दोनों क्षेत्रों की प्राप्ति के लिए ब्रिटेन और पुर्तगाल के साथ वार्ता शुरू की। तो क्या है, आगे चाइना ने ब्रिटेन और पुर्तगाल से वार्ता शुरू करी, ठीक है, कि हमें क्षेत्र हमें दे दो। वर्ष 1997 में हांगकांग चीनी नियंत्रण में वापस आ गया, ठीक है, और मकाऊ की संप्रभुता वर्ष 1999 में स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, तो ये हमारा था चाइना ताइवान रिलेशन जो थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मुझे बताइए, तभी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम रहेंगे तो हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेहनत ज़्यादा लगती है ना, इसलिए बस। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप बताइए, एक को भी पसंद आ रहा है तो हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।